क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूसेज 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर and 700 units in the seventh year, assuming that the product increases uniformly by a fixed number every year। हमें पूछा है, ठीक है, तो पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर एंड द प्रोडक्ट इन 10th ईयर। ठीक है, मतलब कोई मैन्युफैक्चर का कंपनी है, रेडियो सेट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब एक कोई कंपनी है, मान लेते हैं ये कोई कंपनी है, ये क्या कर रहा है कि रेडियो बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रेडियो बना रहा है। कोई कंपनी होगा, मान लेते हैं कि उसने जब सेटअप करा तो कब करा ये हमें नहीं पता, लेकिन जब भी करा होगा तो पहला साल तो काम किया होगा ना, पहला साल काम किया होगा, दूसरा साल काम किया होगा, तब तो तीसरा में आया होगा ना, अचानक तीसरा में तो आ नहीं सकता। तो ये जो कंपनी है ना, इसका मतलब ये अपना कंपनी में जब वो मतलब ये जो कंपनी है वो तीसरे साल में 600 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 600 मतलब 600 रेडियो प्रोड्यूस करता है। यही कंपनी ये जो है ये थर्ड ईयर में प्रोड्यूस करता है, थर्ड ईयर। ठीक है, और ये जो कंपनी है 7th ईयर में कितना प्रोड्यूस करता है, 700 यूनिट। ठीक है, ये कंपनी जो है 7th ईयर में 700 यूनिट प्रोड्यूस करता है, एज्यूमिंग द प्रोडक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। अब देखो क्या हो रहा है कि हर साल उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, एज्यूमिंग द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर। और ये ऑब्वियस बात है, कोई भी कंपनी सेटअप अपना करता है तो वो छोटे स्मॉल पर करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका जैसे स्टैब्लिश होते जाता है तो वो अपना फैलाते जाता है। तो उसी तरह से वो इंक्रीज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बाय अ फिक्स्ड नंबर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली मतलब लगातार वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन फिक्स्ड नंबर से। जैसे अगर उसने फर्स्ट ईयर में 10 प्रोडक्ट्स बनाए तो दूसरे ईयर में 20 बना रहा है, तीसरे वाले ईयर में 30 बना रहा है। अब देखो हर ईयर वो 10-10 यूनिट्स का इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब वो लगातार एक जैसा इंक्रीज कर रहा है। अब देखो फिर 30 के बाद वो नेक्स्ट वाले ईयर में फिर 10 इंक्रीज कर लेगा, 40। यूनिफॉर्म चल रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि किसी ईयर उसने 10 यूनिट्स बढ़ाया और अगले साल 10 यूनिट्स डिक्रीज हो गया। ऐसा नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ाते जा रहा है, यूनिफॉर्म वे में जा रहा है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे ग्राफ का क्या ही लेना देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि वो लगातार बढ़ा रहा है लेकिन एक यूनिफॉर्म मतलब एक मैथड में, मतलब एक पैटर्न में बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पहले में 10 है तो दूसरे में 20, 10 का इंक्रीजमेंट, तो तीसरे वाले में भी 10 का इंक्रीजमेंट होगा, मतलब थर्ड ईयर में। ठीक है, तो आप लेट कर लो, लेट अस एज्यूम दैट X units are produced in first year। आप एज्यूम कर लो कि फर्स्ट ईयर X यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ एंड D be a fixed number and D be a fixed number increases every year। D be a fixed number increases every year। या फिर यूनिट कर लो, आप जो भी करना है। डी बी फिक्स्ड यूनिट इंक्रीजेज एवरी, मतलब कि डी जो है, मतलब डी जो है वो एक फिक्स्ड यूनिट है, हर साल इंक्रीज करता है। अगर उसने पहले साल
10 यूनिट्स प्रोड्यूस करा तो उसके अगले साल कितना ही प्रोड्यूस करेगा, 10 प्लस डी, और फिर उसके अगले साल 10 प्लस 2D, इसमें आप डी ऐड करोगे ना, ठीक है, इसमें आप डी ऐड करोगे। वो जितने साल मतलब जितने यूनिट्स वो पिछले साल प्रोड्यूस किया था, इस साल वो डी यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो कंपनी, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा, ये कंपनी खुद बता रहा है अपने बारे में कि हाँ जी, हम जो है वो हर साल एक यूनिफॉर्म इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज करते हैं एक फिक्स नंबर से, तो हम बोल देते हैं कि चलिए डी है। तो आप देखो यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रहा है ना, आप देखो 10 प्लस डी 10 प्लस 2, तो ये क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है, एक एपी बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बेसिकली क्या 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर, मतलब आपको ये A3 दे रखा है, 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर का मतलब है A3, ये आपको बेसिकली A3 दे रखा है, ठीक है। और 700 यूनिट्स इन 7th ईयर, ये बेसिकली आपको A7 दे दिया, ठीक है। तो A3 है 600 और A7 है 700, और आप देख लो तो जो सीरीज बनेगा वो कैसे बनेगा, फर्स्ट ईयर में x, दूसरे में x प्लस डी, और तीसरे में x प्लस 2D, चौथे में x प्लस 3D, हर ईयर वो d नंबर से इंक्रीज करेगा अपने प्रोडक्शन को, तो कुछ इस तरह से वो पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से थर्ड ईयर में वो कितना प्रोड्यूस करा है 600, मतलब थर्ड ईयर है x प्लस 2D विच इज इक्वल टू 600, और A7D का मतलब x 6D विच इज इक्वल टू 700, क्योंकि फर्स्ट टर्म x है। अब देखो आपने an का फॉर्मूला पढ़ा ना, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1D, A7, तो n की जगह आ जाएगा 7, 7 माइनस 1 6, और d तो d ही है, और फर्स्ट टर्म क्या x, तो a हो गया x, ठीक है। इसको आप रिलेशन 1 बोल दो और इसको रिलेशन 2 बोल दो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो नाउ इक्वेशन, अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से x और d निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब हमें x निकालना है कि x क्या है, x जो है x यूनिट प्रोड्यूस जो है फर्स्ट ईयर में, तो हमें x निकालना है, और फिर द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर, मतलब कंपनी ने 7 सालों में कितना प्रोड्यूस किया, मतलब S7 निकालना है कि पहले में उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, दूसरे में 20 यूनिट प्रोड्यूस किया, तीसरे में 30 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो अगर पूछ लेता कि अगर हमसे आप एग्जाम्पल लिए बस एक तरह से कि इस कंपनी ने 3 सालों में कितना प्रोड्यूस किया, तो इन तीनों का सम 10 20 30 60, तो इस कंपनी ने 60 रेडियो प्रोड्यूस करा है, ये जो कंपनी मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा x प्लस 6D विच इज इक्वल टू 700, और ये हो जाएगा x प्लस 2D विच इज इक्वल टू 600, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये x और x कैंसल, 6D माइनस 2D 4D विच इज इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा 25, तो D इक्वल टू 25, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी में भी D की जगह 25 रख दो, आपको फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे रख दो आप, तो होगी x प्लस 2 और d है 25, तो फ्रॉम 1 कर दो, फ्रॉम 1 विच इज इक्वल टू 600, तो हो गया x प्लस 50, 2 इंटू 25 50 विच इज इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू 600 माइनस 50, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 550, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 550 हो गया, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर 550, लिख सकते हो आप द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज
550 यूनिट्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट था कि द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर्स, मतलब उसने टोटल मतलब 7 सालों में कितना प्रोड्यूस किया, मतलब S7। ठीक है, अब यहाँ से समझ ही मैंने आपको बताया ही कि जैसे अगर आपको बोले कि आप जैसे ये कंपनी मेरा बनाया हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर में 10 प्रोड्यूस करा, दूसरे में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तीसरे ईयर में। तो अगर ऐसा कोई पूछे कि इस कंपनी ने 3 सालों में कितना प्रोड्यूस किया, तो आप इन तीनों का सम कर दोगे तो आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछा है टोटल प्रोडक्ट इन, मतलब टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर, मतलब उस कंपनी ने 7 सालों में कितना प्रोडक्ट बनाया, तो S7। तब यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा लो। SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2A + N - 1D। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि लास्ट टाइम तो दिया हुआ है नहीं हमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स N यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, तो हो गया 7/2, 2A, A है आपका, A है X, ये हो गया 2X + 2X, N है 7, तो ये हो गया 7 - 1, और D तो D ही है, हमने तो D को तो D ही रखा है ना। आप देख लो ना, D निकालना है तो निकाल लो। आप देखो X + D माइनस में X, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, तो कुछ इस तरह से X और X कैंसिल होगा, D हो जाएगा 7/2 X, X है 550 + 6 × 25, तो ये हो जाएगा। अब देखो 2 से कैंसिल करना है, कर दो, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 550 + 25 × 3 75, which is equal to 7 × 550 + 75, 5 + 550 × 75 is 625, और 625 क्या हो जाएगा 5, 35, 3, 14, 17, 1, और ये हो गया 4, मतलब 4375। तो ये जो कंपनी है वो 7 सालों में 4375 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब तीसरा थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है कि द प्रोडक्ट इन 10th ईयर। आप देखो पिछले मतलब 10, ये जो है ना बेसिकली A10 पूछा है आपसे कि द प्रोडक्ट इन 10th ईयर, मतलब 10वें ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ था। थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी होगा लेकिन फिर भी आपको समझिए कि वो 10th ईयर में कितना प्रोड्यूस किया था। अगर ये मेरा कंपनी रहा ना, इसी को एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे, अगर मैं बोलूँ कि ये जो कंपनी है, चलिए हम बोल देते हैं इस कंपनी का नाम M है, M कंपनी ने सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस किया, तो 20। सिंपल था। अगर ऐसा पूछा होता कि M कंपनी ने 2 ईयर्स में कितना प्रोड्यूस किया, आप देखो TH 10th मतलब पार्टिकुलर, ठीक है, मतलब A10, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली A10 ही पूछ रहा है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1D, तो X + N - 1 मतलब 10 - 1 9D। अब आप रिप्लेस करो, X की वैल्यू है 550 और D की वैल्यू है 25, ये हो गया 550 + 225, 9 को 25 से करोगे 225, इन दोनों को ऐड करोगे 775। ठीक है, 775, मतलब 10वें साल में वो जो कंपनी था ना, ये जो रेडियो बना रहा था, वो 775 रेडियो बनाएगा 10वें साल में। ठीक है, बस यही क्वेश्चन में पूछा था कि 10वें साल में कितना बजाएगा। तो आपको लिखना है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे A10 थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आप यहाँ लिखना द प्रोडक्ट इन 10th ईयर इक्वल। ठीक है, आप ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर A3 लिख दिया है, लेकिन आप A3 मत लिखना, यहाँ पे लिखना कि द कंपनी
द कंपनी प्रोड्यूसेस इन थर्ड ईयर इक्वल टू 600, ऐसे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको मैनेज करना है इतना। और यहाँ पे भी आप S7 मत लिखना, यहाँ पे लिखना द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर्स इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, बाकी आपको पेपर में ऐसा नहीं लिख के आना, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। नेक्स्ट से मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सब जो सारे क्वेश्चन है ये मुश्किल जरूर लगता है लेकिन मज़ा भी आता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, बोला है देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब कोई होगा ऐसे ग्राउंड, ठीक है, जिसमें 25 ट्रीज लगे हुए हैं। आप मान लो एक ट्री यहाँ पर, एक ट्री यहाँ पर, एक ट्री यहाँ पर, एक ट्री यहाँ पर, एंड सो ऑन, इसी तरह से 25 ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर। और सबके बीच में कितना दूरी है, 5 मीटर का दूरी है। आप देख लो इक्वल डिस्टेंस पे लगा है, हर की दूरी 5 मीटर है, मतलब एक दूसरे से 5.5 मीटर दूर है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। इन अ लाइन, एक लाइन में है कुछ इस तरह से, विथ अ वेल द डिस्टेंस ऑफ द वेल, और एक वेल भी है। तो मान लेते हैं कि ये रहा हमारा वेल, ठीक है, ये है वेल। द वेल with a well, the distance of the well from the nearest tree being 10 मीटर। मतलब ये वेल जो है सबसे नज़दीक वाला पेड़ के पास, मतलब पेड़ से दूरी जो है इसका, मतलब ये कुछ दूरी जो है वो 10 मीटर दे रखा है। अब देखो ये है वेल, दिस इज वेल, और इससे सबसे नज़दीक वाला पेड़, तो सबसे नज़दीक वाला ये तो दूर होते जाएगा ना। अब देखो जैसे जैसे जाओगे दूर होते जाएगा, यहाँ तक जाओगे तो और भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नज़दीक वाला पेड़ का और इस वेल का जो डिस्टेंस है, अब देखो यहाँ पर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दे रखा है। अ गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज। अब एक गार्डनर है, ठीक है, अब मान लेते हैं दिस इज गार्डनर। ये गार्डनर जो है वो हर ट्री को वाटर देता है, ठीक है, और सेपरेटली देता है। ऐसा नहीं करता है कि यहाँ पर उसने क्या करा, एक पाइप ले जाके और सारे को एक साथ ऐसे पानी दे दिया, ऐसा नहीं करता। कुछ अलग तरह से ये गार्डनर कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है आगे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, वो वेल पास जाता है, यहाँ पास जाता है, वो वेल पास गया होगा तो, और क्या करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल एंड ही रिटर्न टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट द वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट। आप इस लाइन को पढ़ो, द गार्डनर वाटर्स ऑल ट्रीज सेपरेटली, मतलब सबको अलग अलग, पहले इसके पास जाता होगा पानी देता होगा, इसके पास जाता होगा इससे वाटर देता होगा, फिर इसके पास जाता होगा वाटर देता होगा, ठीक है। मतलब सेपरेटली, ऐसा कोई इसने इस्टेब्लिश करके नहीं रखा कि यहाँ से वो स्विच ऑन करे और सारे पेड़ तक पानी पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ये गार्डनर, ठीक है। ये मेहनत कर रहा है बेचारा। और कैसे कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, वेल से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है वो। ही रिटर्न्स टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट द वाटर फॉर द नेक्स्ट। इस लाइन को समझना है, ही रिटर्न्स टू द वेल, जैसे आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट ईच वाटर। इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि ये, अब देखो ये है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, ये लिया बकेट, ठीक है, इस वेल से उसने वाटर भरा इस बकेट में, और ये गया इस पेड़ के पास, ठीक है, यहाँ पर उसको पानी दे दिया। अब देखो यहाँ से ये पानी लिया, यहाँ पर गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इस पर हंसना, मतलब क्या ही करूँ, मुझे नहीं आता ड्राइंग, ठीक है। ये था बकेट, ये बकेट से इसने डाला पानी, और पानी डालने के बाद ये गया था पहले, अब वापस लौट रहा है। सारा पानी इस बकेट में इसमें इसी पेड़ में डाल दिया। अब वो वापस लौटेगा, फिर से पानी भरेगा और वापस यहाँ पर जाएगा, इस पेड़ में जाकर डालेगा, ठीक है। अब इससे सिंपल लैंग्वेज तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वो क्या कर रहा है, कि
वो वेल से स्टार्ट करता है, पानी भरता है, जाता है इस पेड़ में डाल देता है, ठीक है, और फिर डाल के वापस इस वेल में आता है क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, और फिर उसको नेक्स्ट वेल में भी तो डालना है ना, तो वो यहाँ पर आएगा और वापस यहाँ पे जाएगा, पानी डालेगा, फिर लौटेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। इसी तरह से वो हर पेड़ पर पानी डाल रहा है, ठीक है। तो फिर पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस द गार्डनर विल कवर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। तो यही पूछा गया है कि ये जो गार्डनर है, दिस इज गार्डनर, वो इन 25 ट्रीज को वाटर डालने के लिए, मतलब वो 25 ट्रीज को वाटर डाल दे, मतलब कैसे, फाइंड द टोटल डिस्टेंसेस द गार्डनर विल कवर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। मतलब सिंपल सी बात है कि गार्डनर कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन सारे ट्रीज को वाटर देने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्री में वो कितने बार गया होगा, आप देखो, यहाँ से यहाँ गया, फिर लौटा भी, तो पहले ट्री में उसने, फर्स्ट ट्री में उसे वाटर देने के लिए कितना वो ट्रैवल करा होगा। तो यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, 10 मीटर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे वापस भी तो लौटना है वहाँ से। अब देखो यहाँ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सब यहाँ पे मैटर नहीं हो रहा है। आप सीधा सीधा समझो कि वो यहाँ पर जाएगा और वापस आएगा, तब जाके एक कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जैसे आप जैसे कोई, ठीक है, आपको मार्केट जाना है कुछ सामान लेने, तो आप क्या मार्केट गए, आपने सामान ले लिया, ठीक है, अब वापस घर भी तो आओगे ना, तभी ना आपका पूरा जर्नी कंप्लीट हुआ। हम मान लेता हूँ कि आपको कुछ और भी सामान लेने हो सकते हैं या फिर कुछ और भी काम हो सकते हैं, लेकिन आप घर तो लौटोगे ना, तब तो आपका जर्नी जो है वो कंप्लीट होगा। उसी तरह से ये वेल से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो गार्डनर है यहाँ से स्टार्ट करता है, इस वहाँ पे जाता है, पानी देता है, फिर वापस लौटता है, तब तो नेक्स्ट के लिए जाएगा ना, यहाँ से तो यहाँ जा नहीं पाएगा। तो इस बात का यहाँ पर यही थोड़ी सी जो है वो समझने वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस होगा ना वो 10 होगा। पहला वाला में जो है वो 20 मीटर, मतलब वो पहले पेड़ को पानी डालने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 20 मीटर। यही है बस कंसेप्ट। कैसे भैया 20 मीटर, तो पहला 10 मीटर वो जाएगा और फिर दूसरे 10 मीटर में लौटना भी तो है उसे, तो फिर लौटते वक्त वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल पहले पेड़ को वाटर डालने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यहाँ से जाएगा सीधे यहाँ का, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो यहाँ पर जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से सेकेंड पेड़ को वाटर डालने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले यहाँ से वाटर लिया, यहाँ गया, फिर यहाँ, मतलब ये हो गया 10 + 15, सॉरी 10 + 5 15, और फिर वो 15 मीटर वापस भी तो लौटेगा यहाँ पे लौटने के लिए। तो वो सेकेंड पेड़ को, फर्स्ट ट्री को वाटर डालने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करा, 20। सेकेंड ट्री को वाटर डालने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 30। चौथे को, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ तक वाटर डाल चुका है, अब यहाँ पर वाटर डालना है उसे, तो यहाँ पर है वो। ध्यान रखना है कि आप देखो इस लाइन को पढ़ लो आराम से। और गार्डनर वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वेल से स्टार्ट कर रहा है, और रिटर्न टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री, और वो पानी डालने के बाद वापस भी आता है, तब जाता है नेक्स्ट में, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसका जो एक कंप्लीट, मतलब वो कब कहेंगे कि वो पूरे, मतलब ये जो फर्स्ट पेड़ में वो वाटर डाल चुका है, तब जब वो जाएगा वाटर डालेगा और उसके बाद वापस वो वेल पर लौटेगा, तब एक कंप्लीट होगा, ठीक है, तब एक कंप्लीट होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर सेकेंड वाला में, थर्ड वाला में वो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस, 10, 5 + 5 20, और फिर वापस भी तो लौटेगा 20 मीटर, तब तो यहाँ पे वेल पर वापस लौटा ना, तो टोटल कितना 40 मीटर हो गया। मतलब वो तीसरे पेड़ में वाटर डालने में उसके कितने डिस्टेंस कवर हुआ, 40। इसी तरह से सो ऑन, 25
5th ट्री को वाटर डालने में वो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसे। तो आप देख लो ना, एपी बना रहा है ना ये 20, 30, 40 सो ऑन, ये तो एपी बना रहा है। और हमें क्या बताना है कि जो गार्डनर कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा। तो बेसिकली इसका सम ही करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन सभी का सम कर देंगे। फर्स्ट ट्री को उसने 20 मीटर डिस्टेंस लगा, दूसरे को पानी डालने में 30 मीटर लगा, तीसरे में 40 लगा, बाकी में कुछ लगा, तो सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना है, S25 निकालना है या फिर SN, क्योंकि लास्ट तो 25 ही है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर S25 निकालना है या फिर SN भी बोल दो आप, लास्ट तो 25 ही है ना। SN निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 25। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, अब थोड़ा सा अंग्रेजी लिख लेना कि कैसे कैसे हो रहा है, ये चीज़ को आप एक्सप्लेन कर देना। मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, आप थोड़ा सा अपने से मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा तो फिर और भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो टोटल डिस्टेंसेज, यहाँ पे SN लिख के मत सॉल्व कर देना, टोटल डिस्टेंसेज द गार्डनर विल कवर, द गार्डनर विल कवर इज इक्वल टू, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a + n-1d। तो n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 25 अपॉन में 2, और a है 20 फर्स्ट टर्न 20 और n-1, तो हो गया n है 25 तो 25 - 1 इंटू d क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो सेकेंड टर्न को फर्स्ट टर्न से, 30 - 20 10, ये हो गया। तो 2 से कैंसिल कर दो, अच्छा अभी रुक जाओ, ये हो जाएगा 25/2, ये हो गया 2 × 20 + 24 × 10, 2 से कैंसिल करोगे ये हो गया 12, ये हो गया 25, 20 + 120, तो ये हो गया 25 × 140, तो ये क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो 3500 मीटर, तो गार्डनर कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 2500 ट्री को वाटर देने के लिए, तो 3500 मीटर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मजेदार क्वेश्चन है। अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट रुपीज 10,710 रुपीज। ठीक है, मतलब कोई होगा वर्क, कोई होगा मालिक, मतलब कोई इंसान जो है वो एम्प्लॉय करता है पैसे काउंट करने के लिए। मतलब कोई कंपनी है वो एक आदमी को एम्प्लॉयड करता है, मतलब उसको जॉब पर रखता है किस काम के लिए, पैसे गिनने के लिए। बताइए कितना ही खतरनाक जॉब है ना, पैसे गिनने के लिए उसे रखा जाता है। और कितने पैसे गिनने के लिए, तो 10,710 रुपीज। ही काउंट्स एट द रेट, उसके बारे में कुछ बताया गया है कि वो किस रेट से पैसे गिनता है। ठीक है, तो ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹180 पर मिनट फॉर एन हाफ एन आवर। मतलब वो जो इंसान है ना, ये जो इंसान है ये 180 रुपीज पर मिनट काउंट करता है। ठीक है, मतलब पर मिनट काउंट करता है फॉर एन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के लिए ये 180, मतलब एक मिनट में वो 180 रुपए गिनता है। एक मिनट में 180 रुपए गिनता है, एक उस आधे घंटे के लिए हर मिनट में वो 180 रुपए गिनता है। ठीक है, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। ठीक है, पहले आधे घंटे के लिए तो उसका कांस्टेंट स्पीड था कि वो हर मिनट में 180 रुपए गिन रहा था, लेकिन बढ़ते समय के साथ वो थकता गया। ये मैं अपने से कहानी बना रहा हूँ कि वो बढ़ते समय के साथ वो थकता गया और अब वो हर मिनट उसका जो
रेट था वो 3-3 डिक्रीज करते जा रहा है, 3-3 रुपये घटते जा रहा है। उस आधे घंटे के बाद हर मिनट, जैसे उस आधे घंटे बाद फर्स्ट मिनट में उसने 177, मतलब 30 मिनट तक वो इस स्पीड से काउंट करा, और जो 31वां मिनट होगा ना, 31वां मिनट उसका स्पीड डिक्रीज कर चुका होगा, और वो कितना क्या हो चुका होगा, 177 रुपीज हो चुका होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिनट 32वां मतलब 32वां मिनट उसका फिर रेट डिक्रीज करा होगा, और फिर कितना रुपये से डिक्रीज कर रहा है, 3, हर मिनट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आधा घंटा तक तो वो लगातार, कैसे कोई एथलीट है जो भागता है तो आधे घंटे हो सकता है उसका कोई कैपेसिटी होगा कि वो 10 मिनट इस स्पीड से लगातार भाग सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा एक वक्त आएगा जब उसके बाद उसका डिक्रीज होने लगेगा ना स्पीड, एनर्जी कम होने लगेगी। ठीक है, अगर कोई इंसान को कहा जाए कि आप टॉस करो, तो वो पहले 10 टॉस में, और फिर वो जो आप करते जाओ, आप जो पहला टॉस होगा और वो जो 100वां टॉस करेगा, उस दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा एनर्जी का। उसी तरह से वो पैसे गिनना तो हो सकता है, वो आधे घंटे बाद थक रहा होगा, धीरे धीरे हर मिनट वो थकते जा रहा है, इसलिए उसका स्पीड डिक्रीज करते जा रहा है। वो 32वां मिनट में कितना काउंट करेगा, 174 रुपये काउंट करेगा, रेट डिक्रीज कर गया। उसका नेक्स्ट वाले मिनट में उसका फिर से रेट डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, और उसे टोटल कितने पैसे काउंट करने थे, तो इतने 10,710। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। तो आप देखो, ये पहला आधा घंटा तो आप निकाल ही दो, इस आधा घंटा का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो रेट जो है वो कांस्टेंट है ना। तो इस आधे घंटे में उसने कितने पैसे काउंट कर लिए होंगे, इस आधे घंटे में उसने कितने पैसे काउंट कर लिए होंगे, तो वो 1 मिनट में कितने काउंट कर रहा है, 180 रुपये काउंट कर रहा है। तो 30 मिनट में क्या करेगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, मतलब वो कितने काउंट कर चुका होगा, इतने काउंट कर चुका होगा, मतलब 5400 काउंट कर चुका, उसको 10 मतलब 10,710 काउंट करना है। तो उसने इतना ऑलरेडी काउंट कर चुका, अब कितना बचा होगा, इसको थोड़ा सा आप लिख लो, ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा। तो आप लिखो, मैन काउंट्स ₹180 पर मिनट फॉर 30 मिनट। अच्छा, आप ऐसे मत लिखो, अब जाने तो ऐसे ही कि मैन काउंट्स ₹180 पर मिनट फॉर 30 मिनट, हाफ एन आवर तक काउंट करा है कितने पर मिनट, तो 180 पर मिनट। तो अमाउंट काउंटेड, वो कितना अमाउंट काउंट करा होगा, अमाउंट काउंटेड इन हाफ एन आवर, उसने आधे घंटे में कितना अमाउंट काउंट कर लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 180 इंटू 30, ये हो जाएगा 5,400 रुपीज़ काउंट कर चुका है। तो कितना अमाउंट रह गया, अमाउंट लेफ्ट, तो टोटल अमाउंट इतना था, इसमें से वो इतना अमाउंट काउंट कर चुका, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो बचा हुआ अमाउंट निकल जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट बचेगा 0, 1, 3, मतलब इतना अमाउंट रह जाएगा, 5,310 रुपीज़ रह जाएगा। ठीक है, अब इतना अमाउंट उसे बचा हुआ है, देखो इतना काउंट करने में उसे कितने मिनट लगे, 30 मिनट लगे। अब हमें चेक करना होगा कि
इतने अमाउंट को काउंट करने में उसे कितने टाइम लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। टोटल अमाउंट ये था, हमसे यही पूछा गया कि इस टोटल अमाउंट को काउंट करने में उस इंसान को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बारे में कुछ कहानी दिया हुआ था बीच में, उसके बारे में कहानी दिया हुआ था कि वो पहले आधे घंटा इस रेट से काउंट कर रहा था, तो इस रेट से काउंट करते हुए उसने इतना काउंट कर चुका है, और उसका जो टाइम था वो 30 मिनट आया था। मतलब इतने पैसे काउंट करने में उसे 30 मिनट लगे। अब बस मतलब इतने पैसे का टाइम निकालना और उसमें 30 मिनट ऐड कर देंगे, आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। आप फिर से सुनो, हमने क्या कहा, हमें क्या निकालना था। आप आराम से समझो, हमें क्या निकालना था कि ये जो व्यक्ति है ना, ये जो अमाउंट है इसको कितने मिनट में काउंट करेगा, ये निकालना था, टाइम निकालना था कि इतने पैसे को काउंट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिलहाल वो इतना पैसा काउंट कर चुका है और उसे टाइम लगा आधा घंटा। इतना पैसा काउंट करने में उसे लगा आधा घंटा का समय, 30 मिनट का समय। अब इतना पैसा बचा हुआ है ना, तो इस इतने से बचे हुए पैसे का आप टाइम निकालो कि इस अमाउंट को काउंट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, और ये जो टाइम आएगा उसमें आप 30 मिनट ऐड कर देना, टोटल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। अब देखो, ये जो अमाउंट था ना टोटल, अब ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक इतना और दूसरा ये। इसको काउंट करने में लगा 30 मिनट और इसको लगेगा मान लेते हैं x मिनट, तो टोटल टाइम कितना लगा 30 प्लस x, ये है ना टोटल अमाउंट, दिस इज टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अब क्या हुआ, ये जो अमाउंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका, एक जिसमें उसका स्पीड अलग है, दूसरा हिस्सा में उसका स्पीड अलग है। तो इस हिस्से मतलब इस स्पीड में वो कितना अमाउंट करता है इतना, और उसे इतने अमाउंट काउंट करने में कितना टाइम लगता है 30 मिनट। तो ये हो गया 30 मिनट लगा इतना अमाउंट काउंट करने में। दूसरा इतना अमाउंट बचा हुआ है, तो इसका टाइम हम चलिए निकाल लिए, वो आया x मिनट, दोनों को ऐड करोगे तब तो टोटल टाइम आएगा ना। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो अमाउंट है दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इतना और दूसरे साइड इतना। इसको काउंट करने में लगा 30 मिनट और इसको काउंट करने में लगा x मिनट, तो टोटल कितना टाइम लगा 30 प्लस x, ठीक है। तो हमको बस क्या निकालना है, टाइम निकालना है इतने अमाउंट को काउंट करने में। तो ये क्या हो रहा है, एक एपी बना रहा है ना। आप देखो, ये जो आधे घंटा के बाद जो आएगा वक्त, आफ्टर हाफ एन आवर the rate of counting decreases, the rate decreases ₹3 पर मिनट। जो रेट है वो डिक्रीज कर गया और हर मिनट डिक्रीज कर रहा है, तो इस आधे घंटे के बाद रेट क्या हो जाएगा 177। फिर एक मिनट बीतेगा, फिर रेट डिक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा रेट 174। फिर एक मिनट बीत गया, फिर रेट डिक्रीज कर गया, 171 रुपीज हो गया। इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। इतने पैसे काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, ये फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, तो बेसिकली क्या हमें एन निकल जाएगा, एन ही बताएगा कि कितना मिनट लगेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझ सकते हो, एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आप देखो, मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत धीरे गिन रहा हूँ, ठीक है। पहले मिनट मैंने गिना 3 रुपये, दूसरे मिनट मैंने गिना 6 रुपये, तीसरे मिनट मैंने गिना 9 रुपीज़। तो मुझे 15 रुपीज़ गिनने में कितने मिनट लगेंगे, 15 रुपीज़ गिनने में कितने मिनट लगेंगे। अच्छा 15 रहने दो, 21 रुपीज़ गिनने में हमें कितने मिनट लगेंगे मुझे, तो ये आपको 7 मिनट लगेगा। कैसे निकाले, तो 21 विच इज इक्वल टू, अच्छा
मैंने क्या पूछा कि मुझे 21 रुपीज़ गिनने में कितने टाइम लगेंगे। तो भैया आपको 21 रुपीज़ गिनने में ना, अभी देखो 9 6, अभी तक आपने 3 मिनट में कितना गिन लिया? तो आपने 18 रुपीज़ गिन लिया है। 18 रुपीज़ आपने गिन लिया है, ठीक है। तो आपको ना 5 मिनट लगेंगे भैया, आपको 5 मिनट लगेंगे 21 रुपये गिनने में। अगर आप इस स्पीड से चल रहे हो ना तो 5 रुपये लगेंगे। सॉरी 5 रुपये में बोल रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका सम ना कर दिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें इस अमाउंट का पहुँचना है। तो आपने 1 मिनट में इतना गिन लिया ना, तो अब ये तो हट गया। दूसरा आपने इतना गिन लिया तो फिर हट गया। तो बेसिकली इन सारे का जो सम जब इसके इक्वल आ जाएगा तो उतना मिनट में लगेगा आपको, ठीक है। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आया होगा। ये बेसिकली हमारा SN का काम करेगा। क्यों काम करेगा SN का, आप देखो ना, ये क्या बता रहा है, इस वाले मिनट में मतलब हर मिनट का रेट बता रहा है कि इस वाले मिनट में आपने इतना काउंट करा, उसके नेक्स्ट वाले मिनट में आपने इतना काउंट करा, उसके नेक्स्ट वाले मिनट में उतना काउंट करा। तो जब आप इनका सम कर दोगे, इन सारे का जब सम करोगे और इसके इक्वल आ जाएगा तो उतना ही मिनट लगेगा ना, वही मिनट हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा कि मुझे 21 रुपीज़ काउंट करने में कितने मिनट लगेंगे। जब मैंने फर्स्ट मिनट में 3 रुपये काउंट करा, सेकेंड मिनट में, दूसरे वाले मिनट में 6 रुपये काउंट करा, तीसरे वाले मिनट में 9 रुपये काउंट करा, चौथे वाले मिनट में क्या काउंट करूँगा, 12 रुपये काउंट कर जाऊँगा। तो मैंने 4 मिनट में कितना काउंट कर लिया। गलत मैंने पूछ लिया ना, एग्जाम्पल ही मैंने गलत दे दिया। तो आप 30 कर लो, चलो 30 कर लो कि मैं 30 रुपीज़ कब तक काउंट कर लूँगा। तो आप भैया 4 मिनट में काउंट कर लेगा। आप देखो 4 मिनट तक का सम जो है 30 रुपीज़ आ चुका, तो हमने 4 मिनट में 30 रुपीज़ काउंट कर लिया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया ना तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, इस बार तो डेफिनेटली समझा दूंगा आपको। फिर भी हो सकता है कि मैं ना समझा पाऊँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि समझा ही दूंगा। अब देखो फर्स्ट मिनट में चले बोल देते हैं कि मैंने 3 रुपये काउंट करा, दूसरे मिनट में 4 रुपये काउंट करा, तीसरे मिनट में 5 रुपये काउंट करा, चौथे मिनट में 6 रुपये काउंट करा, पाँचवें मिनट में 7 रुपये काउंट करा। तो आप बताओ कि मैंने 5 मिनट में कितना काउंट करा है, 5 मिनट में कितना काउंट करा है। तो आप जोड़ोगे 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18 और 18 + 7 25। तो भैया आपने 5 मिनट में 25 रुपीज़ काउंट कर लिया है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कैसे किया। अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना तो हम इन सारे का सम कर देते। अब हमें क्या बचा कि ये जो पूरा अमाउंट है इसको आप कितने मिनट में काउंट कर लोगे, हमें यही जानना है, ठीक है ना, बस यही जानना है। ये हम जान लेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट मिनट में इतना काउंट करा है, सेकेंड में इतना करा है, थर्ड में इतना करा है। तो जब आप इन सारे का जब सम करोगे और इसके इक्वल आ जाएगा, अब आप देखो ये क्या बता रहा है 1 2 3 4 5, ये आपको n को बता रहा है, ठीक है। ये आपको बेसिकली n को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये सम को बता रहा है। ऐसे आप समझो, ऐसे आप रहने दो अभी, वैसे मत समझो। और ये डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि 5 मिनट में आपने कितना काउंट करा, तो सम करके बता दिया। अगर मैं ये पूछा रहता कि मैं 25 रुपये कितने मिनट तक काउंट कर लूँगा, 25 रुपये मैं कितने मिनट तक काउंट कर लूँगा, तो आप कैसे निकालते। तो आप क्या करते, 25 = n, तो हमें पता नहीं था। तो आप देखो ये जो सीक्वेंस है AP है, ये 25 कैसे लाया, हमने सम करके ही तो लाया है। तो ये 25 क्या होता था, ये सम को बता रहा है। तो उसी तरह से हमें ये अमाउंट का टाइम निकालना है। तो ये क्या बता रहा है, हमें इस बार ना
इस वाले केस में हमें अमाउंट मतलब मैंने इस वाले केस में ये पूछा था कि मैंने 5 मिनट में कितने पैसे काउंट कर लिए, तो हमने इन सारे का सम करके बता दिया। आपने ऐसे ही तो बताया था ना कि इन सारे का सम करा, 5 मिनट में आपने 1 मिनट में इतना काउंट करा, दूसरे में इतना करा, तीसरे में इतना करा, चौथे में इतना करा, पांचवें में इतना करा, भैया इन सारे का जो सम है ना वही 5 मिनट में होगा, तो वो बता दिया। इस बार बोला है कि ये इतना अमाउंट दे रखा, आप बताओ आपने इतना काउंट करा है, ठीक है, नहीं पता कितने मिनट में करा है, वही पूछा है कि कितने मिनट में करा है, तो जो सम होगा वो होगा, ये जो दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये जो है वो सम ही है, ठीक है, मतलब सम ही है। तो एन तो हमें नहीं पता, और फर्स्ट 177 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो 174 माइनस 177। अब देखो ये एपी था और ये सम दे रखा था, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस आप इतना समझ लो कि ये सम दे रखा है और एन क्या है, मिनट को बता रहा है। अगर एन 3 है मतलब क्या है, 3 मिनट हो गया, तो इतना टोटल अमाउंट को काउंट करने में कितना मिनट लगेगा, मतलब एन निकालना है, ठीक है। इस अगर कोई आपको ऐसा दे रखा है सीरीज सीक्वेंस, ठीक है, और बोले इसका सम 100 कब आएगा, मतलब 100 फर्स्ट टर्म है, एन हमें नहीं पता, तो मतलब बेसिकली अब उतना ज़्यादा नहीं समझाते, दिक्कत हो जाएगी फिर, ये सम ही दे रखा, बस खत्म करो आप बात। ये हो गया -3, जो डी हो जाएगा -3। अब देखो इन दोनों को माइनस करा, -3 आ गया। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, वरना ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना। अब देखो, अब ऐसा समझ लेना कि अमाउंट लेट, ये अमाउंट बचा हुआ था, मतलब ये क्या अमाउंट, मतलब टोटल, कि फर्स्ट मिनट सेकेंड मिनट इतना, तो इन सारे को जब टोटल करोगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो बस हम टोटल कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं था कि कितने मिनट लगेंगे इतना पहुंचने में, तो वही n, ठीक है। तो n/2, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 177 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो जाएगा 354 -3 n-1, ये हो गया n/2, 354 -3n, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3। इस 2 को इधर, तो ये हो गया 2 = n, और ये हो गया 357 -3n, तो ये हो जाएगा 5310 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 10,620 विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 357n -3n²। इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, ये हो गया 3n² -357n प्लस 10,620 विच इज इक्वल टू 0। आप देखो 3 कॉमन है क्या तीनों में, बिल्कुल 3 कॉमन है, तो आप यहाँ से 3 कॉमन करो, ये हो जाएगा n² -119n, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3540 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया n² -119n प्लस 3540 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 340n² हो जाएगा। अब हम 119n को -119n को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए, तो कैसे ब्रेक करोगे,
सोचो। आप देखो -119 n को लिखो -60 n -59 n। अब देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया n स्क्वायर -60 n -59 n प्लस 3540 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से n कॉमन करो, ये हो जाएगा n -60, इन दोनों में से 59 कॉमन, तो n -60 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n -60 इंटू n -59 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई, एक 60 और एक 59। अब 60 नहीं हो पाएगा। 60 क्यों नहीं हो पाएगा भैया, ये भी सोचने वाली बात है, क्यों नहीं हो पाएगा। अब एक बार अब देखो A1, यह 1 क्या बता रहा है कि वो उस आधे घंटे के बाद फर्स्ट मिनट में कितना काउंट करा, इतना। A2 क्या बता रहा है कि ये सेकेंड मिनट में उसने इतना काउंट करा, थर्ड मिनट में इतना करा। अब देखो A60 निकालो आप एक बार, A60 मतलब कि 60 मिनट में उसने कितना काउंट करा। तो क्या हो जाएगा A प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो A प्लस ये हो गया 59 इंटू डी। अच्छा A क्या है, A है 100 फर्स्ट टर्म दैट इज 177 प्लस 59 और D है -3। अब आप 59 को जरा D से मतलब -3 से मल्टीप्लाई करना, -3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो क्या बन जाएगा 177 माइनस 177 0। मतलब उसमें उसने जो 60 मिनट में ना उसने कुछ भी काउंट नहीं करा है, 0 काउंट करा है। तो वो भी हम ऐड करेंगे क्या मिनट में, नहीं करेंगे ना। अच्छा अगर आप ही हैं, ठीक है, आपने कुछ काम कर लिया, जैसे आपको कुछ काम दिया गया था, जिससे आपको काम दिया गया कि आप जाओ बाजार से कुछ लेकर आओ, ठीक है। आप जब जा रहे थे तो टाइम हो रहा था 12:30, ठीक है। आप बाजार से सामान लेकर आ गए, अब आपको टाइम हो रहा है 1:30, ठीक है। आप गए बाजार से सामान लेकर आ गए, अब टाइम हो रहा है 1:30, तो टोटल आपको कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, ठीक है। आप सामान लेकर आए 1:30, अब घर में बैठे हुए हो, अब टाइम हो गया 1:45। तो क्या आपको सामान लाने में 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट लगा है, नहीं, 1 ही आवर लगा है ना। आप आके बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, तो आपका गलती। उसी तरह से वो 60 मिनट में कुछ तो काउंट कर नहीं रहा है ना, तो हम वो वाला मिनट क्यों ही ऐड करेंगे उसमें, वो बैठा हुआ होगा। उसी तरह से आप समझ लो, ठीक है। तो देयरफॉर ही टेकन कितना टाइम लगा उसे टोटल, तो यहाँ पर लगा था 30 और इस पूरे अमाउंट को, अब देखो इसको काउंट करने में लगा 30 मिनट और इसको काउंट करने में लगा 50 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 89 मिनट। ही टेकन 89 मिनट टू काउंट द इंटायर अमाउंट, उसे 89 मिनट लगे पूरे अमाउंट को काउंट करने में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो मुझे लगा था आपको हर चीज़ समझ आया होगा, बस ये सम कैसे दिया इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऐसे मैंने इसमें बहुत कोशिश करा, अब पता नहीं आपको यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं देखो एक बार फिर से थोड़ा सा दे देता हूँ कि आप देखो ये जो चीज़ है वो दिया हुआ है, आपको इतना अमाउंट काउंट करना है, ठीक है। इस मिनट में इतना करा, इस मिनट में इतना करा, तो टोटल अमाउंट आपने 2 मिनट में कितना काउंट कर लिया होगा, 177 प्लस 174। फिर अगर हम अब तीसरे मिनट में इतना हुआ तो 3 मिनट में आपने इतना अमाउंट काउंट कर लिया, टोटल तो आपने इतना अमाउंट काउंट करा ना। तो जब तो ये क्या करो, टोटल करो ना, तो बेसिकली 1 2 3 क्या बता रहा, मिनट को बता रहा। तो हमें ये चेक करना था कि इतने इस अमाउंट को काउंट करने में कितने मिनट लगे, मतलब ये टोटल हो गया और n मिनट को बता रहा था, तो n तो हमारे पास था नहीं, वही तो हमें निकालना था, तो निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो छोटा सा तरीका है वो समझ आया होगा, और बाकी तो हमें पता नहीं कि आपको कितना समझ आया नहीं आया। आप देखो फिर भी एक बार